केशवपुर गांव में सत्यनारायण नाम का एक बुजुर्ग अपनी बेटी गीता के साथ गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास न जमीन थी न जेवर, बस उम्मीद और मेहनत ही उनकी पूंजी थी। रमेश सेठ गुस्से से सत्यनारायण के घर घुसता है और कहता है, सत्यनारायण, सालों बीत गए, तेरा कर्ज लौटाने का नाम नहीं ले रहा। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो घर से बाहर कर दूंगा। सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत दीजिए। मेरा बेटा अजय शहर से आ रहा है, उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ठीक है, 2 दिन और दे रहा हूं। तीसरे दिन अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। एक दिन पिता और बेटी आपस में बातें कर रहे थे। पिताजी, क्या अजय भैया आ जाएंगे? जमींदार बहुत गुस्से में था। बेटी, अजय ने वादा किया है, वो जरूर आएगा, तू चिंता मत कर। पर तीसरे दिन तक अजय नहीं लौटा और तभी गांव का एक आदमी बुरी खबर लेकर आता है। सत्यनारायण भाई, दुखद खबर है। शहर के जिस कारखाने में अजय काम करता था, वहां आग लग गई, कोई नहीं बचा। सत्यनारायण जमीन पर गिर जाता है। पिता और बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगली सुबह गीता और सत्यनारायण घर के बाहर उदास बैठे हैं। अचानक एक व्यक्ति सूटकेस लेकर उनके घर के सामने आता है और उसी समय रमेश सेठ भी वहीं मौजूद होता है। कृपया बताइए, सत्यनारायण जी का घर कौन सा है? मैं ही सत्यनारायण हूँ, कहो क्या बात है? अरे बहुत अच्छा हुआ, ये अजय ने आपके लिए जमा की गई रकम भेजी है। कारखाने के मालिक ने मुआवजा भेजा है। रमेश सेठ वह सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। गरीबी के कारण घर की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। गीता अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं दूसरों के घरों में काम करूंगी। हम मिलकर जमींदार का कर्ज चुकाएंगे। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हारी मर्जी। गीता ने काम करना शुरू किया। एक दिन जब वह पानी भरने कुएं पर गई, उसी समय विक्रम गांव में पहुंचा। विक्रम गीता को देखकर कुछ देर रुक सा गया, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। विक्रम गीता को देखकर मोहित हो गया, उसे गीता बहुत पसंद आ गई। वो रमेश सेठ का घर जाता है और कहता है, चाचा जी, जब मैं आ रहा था तब मैंने कुएं के पास एक लड़की देखी थी। कौन थी वह? वो मेरी बेटी राधा थी बेटा। रमेश सेठ ने झूठ कह दिया, पर रमेश सेठ को समझ में आ गया कि विक्रम की नजर तो गीता पर पड़ी थी, जो उसकी बेटी नहीं, सत्यनारायण की बेटी थी। दूसरे दिन विक्रम अपने पिता दौलत सिंह के साथ रमेश सेठ के घर शादी के बाद तय करने के लिए जाता है। मुझे तो राधा बहुत पसंद आई, चलो रिश्ता तय समझो। जब राधा सामने आती है, तब विक्रम कहता है, नहीं, यह वो लड़की नहीं है। मैंने जिसे देखा था वो कोई और थी। रमेश सेठ का सपना टूटने लगता है और वह फैसला करता है, गीता और सत्यनारायण को गांव से निकाल दूं। रमेश सेठ फिर से सत्यनारायण के घर आता है। कोई है घर में? बाहर आओ सत्यनारायण, अब बहुत हो गया, मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए, वरना घर खाली करो। पिताजी, हम ये घर छोड़ देंगे, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं।
गीता और सत्यनारायण गांव से दूर एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। एक दिन गीता घर का सामान लेने बाजार जाती है, लेकिन लौटती नहीं। सत्यनारायण उसे ढूंढने बाजार जाता है, लेकिन रास्ते में चक्कर खाकर गिर जाता है। वहीं पास में खड़ा विक्रम आता है और सत्यनारायण की मदद करता है। बाबा, आप इस हालत में क्यों? बेटा, मेरी बेटी अब तक लौटी नहीं। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। विक्रम उन्हें घर छोड़ने जाता है और इधर मीरा घर आ चुकी होती है। पिता को ऐसे देख गीता परेशान हो जाती है और विक्रम गीता को देखकर पहचान जाता है। विक्रम सबसे बातें करता है। बातों बातों में पूरे मामले की सच्चाई पता चलती है। यह जानकर विक्रम गुस्से में रमेश सेठ के पास पहुंचता है। आपने एक गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया और उनके पैसे भी हड़प लिए। माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो गया था। यह सब सुनकर दौलत सिंह भी आ जाता है। हमें उस परिवार से माफी मांगनी होगी और उनका हक लौटाना होगा। दौलत सिंह और विक्रम दोनों सत्यनारायण के घर जाते हैं और कहते हैं, बाबा, ये लीजिए आपके बेटे की मेहनत की कमाई, और अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी बेटी गीता से विवाह करना चाहता हूँ। बेटा, तुम जैसा दामाद पाकर तो हर पिता धन्य हो जाता है। और इस तरह गीता और विक्रम की शादी होती है। जमींदार को उसकी करनी की सजा मिलती है और सत्यनारायण को उसका सम्मान वापस मिल जाता है।